अस्सलाम वालेकुम। हमने ना चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक कंपाउंड ये स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स वो पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अगर हम बात करें, बेंजीन जो है वो फर्स्ट टाइम माइकल फ्राडे जो है इसने डिस्कवर की थी 1825 में। कैसे? इसने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी, तो इस तरह से इसने बेंजीन को डिस्कवर किया। और इसी तरह 1845 में एक हॉफमैन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने कोल टार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। तो उसने कोल टार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बेंजीन को डिस्कवर किया। इसी तरह लार्ज क्वांटिटी ऑफ बेंजीन और अल्काइल बेंजीन को प्रिपेयर किया जा रहे हैं इन यूएसए। कैसे? पेट्रोलियम की क्रैकिंग के जरिए। ठीक है। और बेंजीन जो है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, तो एलिमेंटल एनालिसिस से बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला निकाला गया, मालूम किया गया, जो कि क्या है, CH। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास जो है वो बेंजीन का मालूम किया गया, कौन से मेथड के जरिए? वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए, जो कि क्या आया, 78.108। और अगर हम देखें, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आया, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास जो कि CH है, उससे जो है 6 टाइम्स ज्यादा बनते हैं। तो इसका मतलब कि बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर क्या होगा, C6H6। अगर ये फार्मूला को देखें तो ये बेंजीन का ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये शो करते हैं कि बेंजीन जो है ये क्या है, एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। और इसका जो है, बेंजीन इज नॉट एन ओपन चेन कंपाउंड, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। इसको हम आगे देखेंगे भी कि कैसे नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास आगे वाला यही टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल आउट। ये हमारे पास टॉपिक है कि अगर हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या है, C6H6 है, तो हमारे पास ट्रेन चेन स्ट्रक्चर जो है ना, ये तीन हो सकते हैं। एक 1,5 हेक्सा डाइन, एक हेक्सा 1,5 डाइन 3 वाइन, और एक 1,2,4,5 हेक्सा टेट्रा। अब ये कंपाउंड जो है हमारे पास, अगर तो बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, ये शो करते हैं कि इनमें 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 4 मॉलिक्यूल्स ही क्लोरीन के ऐड हो सकते हैं या ब्रोमीन के ऐड हो सकते हैं। बट बेंजीन जो है ना, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, किसके? हाइड्रोजन और क्लोरीन के। तो वो इस तरह से 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड नहीं करती। ठीक है। तो इसका मतलब बेंजीन जो है उसमें क्या होंगे, तीन जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। कि बेंजीन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड करती है, तो इसका मतलब बेंजीन जो है उसमें 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। इसके अलावा अगर देखें, अल्कीन्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये अल्कीन्स या अल्काइंस या अल्केन के बनते हैं। तो अल्कीन्स और अल्काइंस जो है ना, वो KMnO4 के जरिए ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और KMnO4 जो है उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और KMnO4 का पिंक कलर जो सोल्यूशन होता है वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है। अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन डज नॉट डिकलोराइज KMnO4 सोल्यूशन। तो बेंजीन इस KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ना इसका जो कलर का सोल्यूशन का कलर होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। दिस इंडिकेट दैट बेंजीन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो अब ये बात शो कर रही है कि बेंजीन क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम देखें, बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये चीज भी शो करती है, दिस इंडिकेट दैट इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन इसके साथ साथ ये एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन देते हैं। तो ये चीज शो करती है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी है। तो ये जो हमने ऊपर बातें की कि बेंजीन 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्लोरीन के ऐड कर सकता है। इसके अलावा हमने कहा कि बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ जो है वो उसको डिकोलोराइज नहीं करता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। तो ये जो हमारे पास डिस्कशन है ना, ये बताती है कि बेंजीन जो है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, कि बेंजीन ओपन चेन कंपाउंड नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास ये भी
इसके जो है और फोर्थ आर्गुमेंट्स हैं जो कि इसको बताते हैं कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। वो क्या कि अगर ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को देखें ना, तो उसमें हमारे पास अगर एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें तो वो कार्बन 1 पे ऐड हो सकते हैं, 2 पे ऐड हो सकते हैं, या 3 पे ऐड हो सकते हैं, इस तरह से। तो मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट 3 बनते हैं, जबकि बेंजीन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देती है। इसके अलावा बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6, ये किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो जनरल फार्मूला होते हैं, जैसे कि अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, किसी में भी जो है ये किसी भी जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं करता या इसमें फिट नहीं आता है। तो ऑल अबव पॉइंट्स इंडिकेट दैट बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे जो हमने डिस्कशन की, तो ये सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं कि बेंजीन जो है उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो फिर जो है वो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया, जो कि किसने दिया, केक्यूल ने। तो ये हमने चैप्टर्स जब स्टार्ट किया था तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, तो 40 साल तक जो है वो ये इशू बना रहा। तो 40 साल बाद जो है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, केक्यूल ने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया कब, 1865 में। तो केक्यूल ने 1865 में जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। और वो क्या था, केक्यूल प्रपोज अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। अब उसने ये जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर दिया, जिसमें उसने कहा कि क्या होते हैं, 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिवली मौजूद होती हैं। और इसको उसने आर्गुमेंट्स के जरिए एक्सप्लेन भी किया। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बेंजीन जो है वो एक मोनोसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देते हैं, तो अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो ये एक ही मोनोसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देते हैं, और डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट 3 देते हैं बेंजीन। तो अगर आप डाई सब्स्टिट्यूएंट क्या है कि एक पहले से ग्रुप लगा हो, आप दूसरा ग्रुप ऐड करना चाह रहे हैं रिंग में, तो वो दूसरा ग्रुप जो है वो यहाँ तो यहाँ पे आए आके जुड़ेगा, यहाँ इस पोजीशन पे, यहाँ ये नीचे वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये 3 पोजीशंस बनती हैं। इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, इस वाली को कहते हैं मेटा, और इस वाली को कहते हैं पैरा। तो हमारे पास बेंजीन जो है वो 1 मोनोसब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देते हैं, और 3 जो है वो क्या देते हैं, डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट देते हैं। इसके अलावा जो है, these points confirm the regular hexagonal structure of benzene, in which all the carbon atoms occupying identical position in the molecule। तो आपने अभी ये मोनोसब्स्टिट्यूएंट और डाई सब्स्टिट्यूएंट वाले देखा, तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हर कार्बन जो है वो क्या आइडेंटिकल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह से बेंजीन जो है वो 1 टोलीन बनाती है, 1 फिनॉल बनाती है, और 1 नाइट्रोबेंजीन बनाती है। इसके अलावा फोर्थर जो है हमारे पास ये 2 रिएक्शंस कंफर्म करती हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट वन रिएक्शन जो है वो क्या है, हाइड्रोजनेशन, कि आप 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। ये रिएक्शन होते हैं प्लाटिनियम की मौजूदगी में और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जब आप ये 3 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करेंगे ना बेंजीन में, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा जो कि क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो इसका मतलब कि बेंजीन में 3 जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं। इसी तरह बेंजीन 3 हैलोजन्स को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसा कि ये 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल 6 क्लोरीन बनते हैं। तो जब ये ऐड करते हैं तो हेक्साक्लोरोस साइक्लो हेक्सेन हमारे पास बन जाते हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये कंफर्म करती हैं कि बेंजीन जो है ना उसमें क्या होता है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसमें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अब केक्यूल स्ट्रक्चर जो है उसने उस अपने केक्यूल स्ट्रक्चर को ऑर्गुमेंट के जरिए जो है वो एक्सप्लेन तो किया, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी थे। वो क्या, केक्यूल फॉर्मूला बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड इन इट। आपने अभी देखा कि केक्यूल स्ट्रक्चर में बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन इट, व्हाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इंडिकेट दैट इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। तो 3 डबल बॉन्ड का मतलब है कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, तो ये चीज शो करती है कि बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड भी होता है। इसके अलावा केक्यून मॉडल सजेस्ट दैट बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स आर इक्वल। डबल बॉन्ड हैज लेस बॉन्ड लेंथ देन सिंगल बॉन्ड।
जबकि केक्यू स्ट्रक्चर बताता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है सिंगल बॉन्ड की निस्बत, जबकि एक्सरे एनालिसिस जो है वो शो करते हैं कि तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो बेंजीन में इक्वल होती हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस बेंजीन इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ heat of formation of benzene. This indicates the actual structure of benzene is more stable than the supposed Kekulé स्ट्रक्चर। कि अभी हम आगे फोर्थ में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में, तो हम क्या करते हैं बेंजीन को एक थ्योरेटिकल कंपाउंड के साथ कंपेयर करते हैं जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास 358 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि बेंजीन जो है ना जब हम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेजर करते हैं तो वो हमारे पास 208 किलो जूल पर मोल होती है। तो इसका मतलब बेंजीन जो हम सपोज कर रहे हैं ना उससे भी कई गुना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। आगे हमारे पास ये आते हैं एक्सरे एनालिसिस, एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। अब एक्सरे स्ट्रक्चर जो है, एक्सरे स्टडीज जो है ये क्या शो करती है कि कार्बन जो है ना वो क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। इसमें जो ऑल कार्बन्स हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में वो सेम प्लेन में होती हैं, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होती है। और हर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.09 एंगस्ट्रॉन होती है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.397 एंगस्ट्रॉन होती है। तो एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन हैव कंफर्med the hexagonal structure for it. The studies have also revealed that all the carbon and hydrogen atom are in the same plane. इसके अलावा बॉन्ड एंगल सब कार्बन कार्बन में कितना होते हैं 120, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है 1.397 एंगस्ट्रॉन, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.09 एंगस्ट्रॉन। तो ये हमें एक्सरे एनालिसिस से मालूम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये एटॉमिक, हमने अभी कहा कि जो बेंजीन है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, और उसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है। तो इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से हाइब्रिडाइजेशनल अप्रोच के जरिए जो है वो हम देखते हैं कि बाकी बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कि 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो बेंजीन में वो क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे? अगर कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो अगर हम क्या करें इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास ये इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से प्रमोट होगा, एक्साइट होगा, और वो कहाँ पे जाएगा 2pz में। तो हमारे पास ये इसकी एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जो कि क्या होगी 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी एक्साइटेड स्टेट में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो अगर देखें हम ये एक कार्बन जो है, ये कार्बन जो है इस तरफ से हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं या ओवरलैपिंग हो रही है इसकी इस कार्बन के साथ, इसी तरह इस तरफ से भी इस कार्बन के साथ हो रही है, और इस तरफ जो है वो हाइड्रोजन के साथ हो रही है। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। एक जो है वो कार्बन के साथ इस तरफ से, और एक जो है वो इस तरफ से कार्बन के साथ बना रहे हैं, और एक इस तरफ हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। तो इसमें जो है वो तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम कहते हैं कि होता क्या है कि ये इसमें अगर आप एक शेप को देखें ना तो वो ट्राइंगुलर शेप बन रही है। यानी ये इस तरह की शेप कार्बन की बन रही है कि इस तरह से वो बना रहे हैं ना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। तो ये शेप जो है वो हमारे पास ट्राइंगुलर शेप बन रही है। तो ट्रायंगुलर शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं को होता क्या है कि 1s और 2p ये मिलते हैं, 2p मिलते हैं, और 1s और 2p मिलते हैं, तो हमारे पास इनकी इंटरमिक्सिंग से 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसमें हर कार्बन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ sp2 ओवरलैपिंग के जरिए सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है। इस तरफ भी ये इसी तरह सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे वो s ओवरलैपिंग के साथ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं sp2 s ओवरलैपिंग से, और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं sp2 ओवरलैपिंग से। इसके अलावा अगर हम देखें सिंस द बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ प्लेनर sp2 ऑर्बिटल,
तो हर बॉन्ड जो है वो एक तरह से ही बन रहा है, यानी हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस वजह से उनमें बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, 120 का होगा। और हम कहेंगे कि जो कार्बन है वो क्या प्लेनर है, यानी वो क्या है, सारे कार्बन जो हैं बेंजीन रिंग में, वो सभी के सभी कार्बन्स एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनमें बॉन्ड एंगल जो है वो 120 है। जबकि इसमें पाई बॉन्ड देखें कि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल है, कि हर कार्बन में 2p-z ऑर्बिटल होते हैं, वो इस तरह से पैरेलल फॉर्म में मौजूद होते हैं हर कार्बन के ऊपर। अब ये जो हर कार्बन का 2p-z अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी आपस में ओवरलैपिंग होगी अप एंड अप above and below the internuclear axis। तो इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग जब होगी ना, अप एंड बिलो जो है, तो उस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो है हमारे पास क्या होगा, कि इस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो कार्बन है ना, उसके अबव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा और बिलो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या होते हैं, डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। होता क्या है कि यानी अगर देखें, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है इनकी अप एंड बिलो जो है, यहाँ अबव एंड बिलो, तो इसी तरह इधर अबव एंड बिलो होती है, इसी तरह इधर होती है। तो इस तरह से तीन बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। अब ये इस तरह से भी ओवरलैपिंग हो सकती है कि ये यहाँ से कंबाइन हो जाए, ठीक है, ये वाले यहाँ से कंबाइन हो जाए, ये वाले यहाँ से कंबाइन हो जाए। तो इस तरह से भी जो है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बन सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो 2p-z ऑर्बिटल है ना, ये आपस में ओवरलैप होते हैं और इसकी ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनते हैं, डी लोकलाइज्ड जो है वो पाई बॉन्ड बनते हैं, यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ delocalization, a strong pi bond is formed, and a continuous sheet of electron is present above and below the carbon plane, and structure is called sandwich structure. The pi bond of benzene are different from pi bonds of alkene and pi bonds of अल्काइंस। अगर देखें कि जो अल्कीन्स या अल्काइंस में पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो इस तरह डीलोकलाइज नहीं होता, वो लोकलाइज्ड होता है, फिक्स्ड होते हैं। जबकि ये जो बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड है ना, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। मतलब ये अगर यहाँ पे बने, ठीक है, अगले लम्हे जो है वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकती है, तो ये यहाँ पे बन सकते हैं। अगले लम्हे जो है वो ये यहाँ पे बन सकते हैं, अगले लम्हे ये यहाँ पे बन सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बन सकते हैं, फिर ये यहाँ पे भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, और ये डीलोकलाइजेशन की वजह से ही हम कहते हैं कि बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, के बेंजीन की स्टेबिलिटी को हम देखते हैं। द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी को हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड जो है, जैसे कि 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइन, हम इसके साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है उसको मेजर करते हैं। दिस कैन बी डन बाय एस्टिमेटिंग देयर हाइड्रोजनेशन, यानी कि अल्कीन है ना, आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमारे पास अल्केन बन जाते हैं। तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज मेजर्ड ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, द मोर स्टेबल द डबल बॉन्ड। तो हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से जो है वो बेंजीन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन में से हमने एक बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया, जो कि क्या है, साइक्लोहेक्सीन। हमने इसकी हाइड्रोजनेशन की तो हमारे पास क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। और इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हुई वो -119.5 किलो पर मोल है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये हमारे पास से एक मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई, जो कि कितनी है, -119.5 किलो जॉल पर मोल। अगर हम इसको मेजर करें फॉर टू के लिए, दो डबल बॉन्ड्स के लिए, यानी 13 साइक्लोहेक्सीन के लिए,
तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन अगेन बन जाएगा। अब इसके केस में देखें कि एक बॉन्ड की जो एनर्जी थी वो थी 119 -119.5, तो दो बॉन्ड्स के लिए वो क्या बन जाएगी, इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दें, वो बन जाएगी 239 किलो जॉल पर मोल। लेकिन जब हम ये 13 साइक्लोहेक्सीन जो है, ये तो हमारे पास थोरेटिकल है ना, वन 119.5 को आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्योरेटिकल हमारे पास आती है 239। लेकिन जब आप इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं और एक्चुअल आप हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेजर करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो हमारे पास आती है -231.5 किलो जॉल पर मोल। तो आप अगर इसका डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास आ रहा है 7.5 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह हम अब जो है वो तीन डबल बॉन्ड लेके जो है वो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मेजर करते हैं। अब ये हमने जो है ना बेंजीन ही हमने सपोज कर रहे हैं, बेंजीन ले लिया। बेंजीन में क्या होता है, तीन बॉन्ड्स होते हैं, तो वो हमारे पास है 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईन। तो 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईन जो है उसकी अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए, वो हमारे पास बनती है -358.5। वो कैसे कि आप तीन बॉन्ड होते हैं उसमें, तो वो 119.5 जो है -119.5, आप इसे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -358.5। जबकि आप बेंजीन की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनते हैं। तो इसके केस में जो एक्चुअल हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है -208, यानी एक्चुअल जो है वो कैलकुलेटेड से थोरेटिकल से बहुत ज्यादा कम आई है वैल्यू। और ये डिफरेंस हमारे पास आता है 150.5। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो ये रेजोनेंस एनर्जी की वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन जो है वो क्या है, हाईली स्टेबल है। तो इसको हम देखते हैं इस ग्राफ की मदद से। तो इसमें हमने क्या किया कि साइक्लोहेक्सेन को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और एनर्जी को वाई एक्सिस पे ले लिया। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक वन जो है वो हमने क्या लिया, एक वन साइक्लोहेक्सीन कंपाउंड लिया और हमने उसकी हाइड्रोजनेशन की। और हमने देखा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो कितनी प्रोड्यूस हुई, -119.5 किलो जॉल। फिर हमने 13 साइक्लो लिया और हमने उसकी हाइड्रोजनेशन की, और उसके केस में हमने देखा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्चुअल जो है वो कितनी आई, 231 इतनी आई। इसी तरह फिर हमने जो है वो 135 साइक्लोहेक्साट्राईन लिया, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई। तो थ्योरेटिकल जो है वो हमारी कितनी थी, होनी चाहिए 358, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवा के आई वो कितनी आई, -208। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आया, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस हमारे पास आया 150 किलो जॉल पर मोल। तो हमने कहा ये क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन क्या होती है, हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो इंडीड बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन by 150.5 kilojoule per mole. This difference between amount of heat actually released and the calculated on the basis of Q structure is now called the resonance energy of the compound. तो हमने कहा कि ये जो डिफरेंस आया थ्योरेटिकल और एक्चुअल, इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस आया, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इट मींस बेंजीन शो द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो इसका मतलब बेंजीन जो है वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो करते हैं, विच मेक इट मोर स्टेबल देन द अदर। तो इसी वजह से बेंजीन क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। इसके अलावा बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, और बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बेंजीन जो है वो क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज।